हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होती है कि वो जिससे प्यार करती है आज वो फाइनली उससे शादी करने वाली है। पर अनएक्सपेक्टेडली सूजी को यहाँ पर एक कार हिट कर देती है और वो जब यहाँ रोड पर मर रही होती है तो उस कार में से उसका फियांसी और एक लड़की बाहर आए होते हैं। और सूजी को अब जाकर पता लगता है कि वो अपने फियांसी चैन, जिसको वो इतना ज़्यादा पसंद करती थी, वो तो उल्टा उसे चीट कर रहा है। जिस लड़की ने उसे हिट करी होती है वेवे, वो यहाँ पर चैन से कहने लग जाती है कि मैंने जानबूझ के इसे नहीं मारी। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी अच्छा है कि ये मर गई, ये मेरे पीछे पड़ी थी। चैन तो यहाँ पर सूजी को पैर से किक करता है और उसे कहने लगता है कि ज़्यादा विक्टिम बनना बंद करो। तुम चाहे जितनी भी मुझसे कोशिश कर लो शादी करने की, मैं हमेशा से पसंद तो सिर्फ वेवे को करता था। तभी यहाँ पर दो लड़के और पहुंच जाते हैं जो कि सूजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वो लोग भी चैन और वेवे के साइड होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना जाओ यहाँ से और अपनी अच्छी लाइफ स्टार्ट करो, इससे हम लोग देख लेंगे। और फिर सूजी के पास बैठकर ये दोनों भी कहने लगते हैं कि बढ़िया ही, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें पसंद करेंगे, हम तो तुम्हारी बॉडी भी नहीं उठाने वाले। और वो लोग अपना चले जाते हैं। तो सूजी तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि बचपन से वो इन सभी को अपना अच्छा फ्रेंड समझती थी। पर तभी यहाँ पर सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर जो आया होता है, जो कि हमारा मेल लीड है। वो यहाँ पर जल्दी से सूजी को उठाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। तो सूजी तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि बचपन से ही वो इसका दुश्मन की तरह था और उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उसके मरते टाइम पर वो यहाँ पर उसकी केयर करने आएगा। फिर वो उसे कहने लगती है कि अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ में जीने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें चूज़ करूँगी। और फिर यहीं पर ही वो मर जाती है। और फिर अचानक से जब सूजी को होश आता है तो उसे पता लग जाता है कि वो रीबॉर्न हो गई है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि 3 दिन बाद तुम्हारा 22nd बर्थडे, तो उस दिन तुम्हें अपने तीनों फियांसी में से एक को चूज़ करना है उनसे शादी करने के लिए। वैसे तो तुम्हारे तीनों ही फियांसी तुम्हारे बचपन से बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और तीनों ही अपने अपने करियर में एक्सपर्ट है, तो तुम जिसे चाहे उसे चूज़ कर सकती हो। सूजी को पता लग जाता है कि वो 3 दिन पहले के टाइम पर रीबॉर्न हो गई है, जब उसके पास ऑप्शन था कि वो किसे चूज़ कर सकती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मैंने सोच ली हूँ कि मुझे किसे चूज़ करना है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम बचपन से ही चैन को पसंद करती आई हो, तो तुम तो उसे ही चूज़ करोगी। रुको, मैं अभी उसे कॉल करके इस बारे में बता देती हूँ। तो सूजी तुरंत ही अपनी मॉम को रोकती है और कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं चूज़ करने वाली। तो फिर उसकी मॉम पूछती है कि फिर क्या तुम जियांग और शाओ में से किसी को चूज़ करोगी। तो सूजी मना करती है कि उन तीनों में से किसी को भी नहीं, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो तो जो है। ये सुनकर उसकी मम शॉक होती है और तुरंत ही उसके सर पर हाथ रखकर चेक करती है कि तुम्हें तो फीवर नहीं है, तो तुम ये क्या बोल रही हो। उसकी मम तो खुश होने लग जाती है कि तुमने तो और भी अच्छा लड़का सिलेक्ट कर रही हो, जो तो बहुत ही अच्छा है और उसकी तो फैमिली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो तो तुम ही बचपन से उसे अपना दुश्मन मानती थी ना, तो मुझे लगा कि तुम तो कभी जो को पसंद करोगी ही नहीं, और तुमने उससे इतना झगड़ा करी थी कि उसे तुमने ही 1 साल पहले अब्रॉड भेज दी थी। तो क्या तुमने अच्छे सोच रही हो कि क्या तुम उसे ही अपना फियांसी बनाना चाहती हो। तो सूजी कहती है कि हाँ मॉम, मैंने अच्छे से सोच ली हूँ। सूजी कहती है कि मॉम, अब मैं अपने बर्थडे वाले दिन ये अनाउंस करूँगी कि मैं जो को अपना फियांसी बनाने वाली हूँ, लेकिन मॉम मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप जो से मिलने के लिए अब्रॉड चली जाओ और उसके यहाँ पर आने से पहले ही उसे इस बारे में बता दो कि मैं उसे शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो फिर वो यकीन नहीं करेगा। तो सूजी की मॉम तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है, मैं कल ही स्विट्जरलैंड जाती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर हाउसकीपर आकर बताने लगती है कि घर पे तीनों यंग मास्टर्स आए हुए और वो लोग गार्डन में सूजी का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर सूजी की मॉम से समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उन तीनों में से किसी को भी अपना फियांसी नहीं बनाना है तो, लेकिन वो लोग तो बचपन से तुम्हारे अच्छे फ्रेंड थे ना, तो जाकर उनसे मिल लो। सूजी मान जाती है कि ठीक है, और वो सोच रही होती है कि वैसे भी उन तीनों को उसे कुछ रिटर्न करना है। फिर सूजी उन तीनों के दिए हुए गिफ्ट्स लेकर जा रही होती है उन्हें रिटर्न करने के लिए, कि अब उन तीनों से ही उसे कोई लेना देना नहीं रखना है। फिर वो जब गार्डन में आती है तो देखती है कि उसके तीनों फियांस यहाँ वेवे के साथ खड़े होते हैं और वेवे चैन से कह रही होती है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो सूजी तुम्हें ही अपना फियांसी बनाने वाली है, और आखिर बचपन से ही सूजी की फैमिली ने मेरी पढ़ाई के ऊपर पैसे लगाए, तो आखिर मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो चैन फिर वेवे से कहने लगता है कि ऐसा मत बोलो, वो चाहे मुझे चूज़ भी कर लेगी ना तो भी मैं तुम्हें ही लाइक करूँगा। सूजी ये सब सुनकर सोच रही होती है कि जब वो मर रही थी तो भी वो यही बोल रहा था कि वो सिर्फ वेवे को लाइक करता है। वो सोचती है कि उसने उसकी जान बचाया था, तभी से वो सोच रही थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फिर वो उसे लाइक करने लगी थी और वो सोचती थी कि वो तो कितना ज़्यादा जेंटल है, पर ये सब तो वो बस एक्टिंग करता था। फिर यहाँ पर वेवे चैन से कह रही होती है
कि लेकिन वो सूजी तो कितनी ज़्यादा अमीर है और मैं तो बस एक गरीब लड़की हूँ, तो आखिर हम दोनों कैसे साथ हो सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों भाग जाएंगे, मैंने सब प्लान कर लिया। अगर उसने मुझे चूज़ भी कर ली तो भी मैं वेडिंग वाले दिन तुम्हारे साथ शादी छोड़कर चला जाऊँगा। जियांग और शाओ भी यहाँ पर वेवे और चैन से कह रहे होते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग है ना, वो सूजी तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम लोग साथ देंगे। सूजी ये सब सुनकर गुस्सा हो रही होती है। फिर वो जैसे यहाँ पर आने लगती है तो ये लोग जल्दी से चुप हो जाते हैं। वेवे पूछती है कि सूजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं कुछ देने आई थी। तो वेवे फिर सूजी के हाथ में सारे बैग्स देखकर जेलस हो जाती है कि फिर से यहाँ लड़कों को खुश करने के लिए गिफ्ट देने आ गई। फिर वो अच्छी बनने का नाटक करते हुए उसे कहती है कि लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, आखिर तुम्हारी फैमिली ने मेरी पढ़ाई में इतना पैसा लगाया तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सूजी मना करती है कि नहीं रहने दो। तो फिर यहाँ पर चैन उसके साइड लेते हुए सूजी को चिल्लाने लगता है कि तुम कैसे उसे बुली कर रही हो। सूजी कहती है कि अच्छा, तो मेरी चीज़ मैंने उसे दी नहीं तो इसे बुली करना कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर वे जानबूझ के यहाँ पर सूजी से बैग लेने का नाटक करते हुए बैग्स को भी नीचे गिरा देती है और खुद भी उसका हाथ पकड़ के जानबूझ के स्विमिंग पूल में कूदती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सूजी ने उसे धकेली और खुद यहाँ पर बचने के लिए चिल्ला रही होती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। तो फिर ये तीनों लड़के उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। सूजी को भी स्विम करना नहीं आ रहा होता है, पर ये तो तीनों मिलकर वेवे को बस पानी से बाहर निकाल लेते हैं। सूजी डूब रही होती है, पर फिर उसे ख्याल आता है कि नहीं, वो ऐसे मर नहीं सकती है, उसे एक तो ऐसे ही दूसरी लाइफ मिली है। तो वो हिम्मत करके खुद ही पानी से बाहर आने लगती है और सोचती है कि अभी तो उसे जो से शादी भी करनी है, इसलिए वो मर नहीं सकती। फिर जैसी वो बाहर आ जाती है तो ये तीनों मिलकर एक्टिंग करने लगते हैं कि उन लोगों ने देखी ही नहीं थे और उन लोगों ने गलती से वेवे को उसे समझ लिए थे, इसलिए उसे पहले बाहर निकाल लिए। सूजी कहती है कि तुम लोग की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, उसने वाइट ड्रेस पहनी थी और मेरी रेड ड्रेस थी, तो तुम लोग क्या ब्लाइंड हो जो तुम लोग को दिखा नहीं, झूठ बोलना तो बंद ही करो। वेवे तो यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुमने आखिर मुझे पुश करी पर मैंने कुछ भी नहीं बोली। सारे मिलकर वेवे की साइड लेते हुए सूजी से कहने लग जाते हैं कि वो बार बार वेवे को बुली करती रहती है। सूजी कहती है कि अच्छा, तो मैंने इसे पुश करी। फिर वो सामने से जाती है और वेवे को इस बार सच वाला पुश कर देती है और इन लोगों को भी चिल्ला कर कह देती है कि अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैंने इसे पुश करी हो तो जाओ पहले CCTV फुटेज देख लो, फिर आकर मुझसे बात करना। फिर वो बता देती है कि ये सारे बैग्स असल में तुम लोगों के दिए हुए गिफ्ट हैं, तो इन्हें ले लो और हाँ याद रखना दोबारा तुम लोग मेरे घर में मत आना। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। तो फिर ये लोग तो सूजी की बातें सुनकर शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं कि वो पहले से कितनी बदल गई है, उससे क्या हो गया। फिर सूजी यहाँ पर हाउसकीपर को ऑर्डर दे रही होती है कि मेरी फैमिली की तरफ से जो विवे की स्टडीज़ के ऊपर पैसा लग रहा है वो सब रोक दो, साथ ही में चैन, जियांग और शाओ तीनों की कंपनीज़ के ऊपर जो मेरी फैमिली की तरफ से इन्वेस्टमेंट लग रही है उन सभी को भी रोक दो और उन लोगों के जितने भी कार्ड्स होंगे जो मेरी फैमिली के अंडर होंगे उन सभी को भी फ्रीज कर दो और ये सारे पैसों को जो को मेरी तरफ से दे दो ताकि उसे मेरा प्रपोजल और भी सिंसियर लगे। तो फिर हाउसकीपर कहती है कि ठीक है, मैं अभी ऑर्डर दे देती हूँ और फिर वो उसे एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड देने लगती है कि आज एक ऑक्शन इवेंट है। सूजी फिर ऑक्शन इवेंट के बारे में सुनकर खुश होती है कि पिछली लाइफ में उसने चैन के साथ बाहर जाने के लिए इस ऑक्शन इवेंट पर नहीं गई थी, पर वो सोच लेती है कि इस बार वो जाएगी क्योंकि उसे एक पेंटिंग खरीदना है जो कि उसके टीचर की है। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड जो को देखते हैं जिसके भी शावर ले रहा होता है एंड इतने में यहाँ पर फिर उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि जैसा कि उसने ऑर्डर दिया था मिस सूजी के टीचर की पेंटिंग को वो ऑक्शन इवेंट में लगा दे, तो उसने वैसे ही कर दिया और उसे ऑक्शन इवेंट का इन्विटेशन भी भेज दिया। और वो एक और चीज़ बताता है कि असल में मिस सूजी की मॉम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हुई है और वो कह रही है कि उनकी बेटी सूजी आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए उन्हें इस बारे में आपसे बात करनी है। तो फिर ये सुनने के बाद जो कहता है कि ठीक है और फिर वो सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में उसका बचपन दिखाते हैं। जो जब छोटा था तो उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि आखिर वो फैमिली का वारिस है तो उसे रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा। वो उसे पनिशमेंट के तौर पे 1000 वर्ड का सॉरी नोट लिखने के लिए कह रहे होते हैं और यहाँ पर मेट्स को भी ऑर्डर दे देते हैं कि जब तक ये कंप्लीट नहीं करता तब तक इसे खाना मत देना। फिर वो बेचारा लिख रहा होता है, तभी यहाँ पर सूजी उसे मिलने आई होती है और उसे कहने लगती है कि चलो हम लोग चुपके से बाहर खेलने चलते हैं। तो फिर वो मना करता है कि वो नहीं जा सकता। तभी वो उसके हाथ में चोट देखकर समझ जाती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से मारा। फिर वो तुरंत ही उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है एंड जो तभी से सूजी को लाइक कर रहा होता है। और फिर फाइनली एक दिन जो सूजी को प्रपोज करने के लिए जाता है, पर उसे शॉक मिलता है कि सूजी तो पहले से ही चैन को लाइक करती है और उल्टा उसे चेस करने में भी लगी हुई है। ये देखकर वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और अपने फ्लावर को वो फेंक देता है और अपना लव भी कन्फेस नहीं कर पाता। इसी के साथ ही फ्लैशबैक अब खत्म होता है और जो सोच रहा होता है कि उसने सूजी पर गिव अप कर दिया था, लेकिन अब वो खुद उसके पास आ रही है तो वो पीछे नहीं हटेगा।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर सूजी को, जो कि ऑक्शन इवेंट पे पहुंच जाती है और देखती है कि यहाँ पर पहले से ही चैन वेवे को लेकर आया होता है और दोनों यहाँ पर इसको देखते के साथ ही हाथ पकड़ लेते हैं। चैन तो कह देता है कि मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम मुझे चूज करोगी ना अपनी फियांसी के तौर पे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए पहले ही सोच लेना कि इसका अंजाम अच्छा नहीं है, तो मुझे चूज करना ही मत, मैं वेवे को लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर सूजी तो साफ कह देती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं चूज करने वाली हूँ। और वो पिछली लाइफ की चीजें याद कर रही होती है कि वो अपनी पुरानी मिस्टेक वापस से कभी रिपीट कर ही नहीं सकती है। चैन को तो लग रहा होता है कि सूजी ये सारे नाटक कर रही है, तो वो उसे फिर से धमका रहा होता है कि वो कोई ट्रिक्स खेलने का ना सोचे। फिर सूजी को यहाँ पर जियांग और शाओ भी मिल जाते हैं, जो कि दोनों ही यहाँ पर बस उसके सामने झूठी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं कि कहीं वो उन्हें भी ना चूज कर ले। सूजी उन दोनों के बारे में भी पिछली लाइफ की चीज़ें याद कर रही होती है कि कैसे उन लोगों ने उसे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। वो कहती कि फिक्र मत करो, तुम्हें तो मैं चूज करने वाली नहीं हूँ, और हाँ मैं 2 दिन बाद अपने फियांसी का अनाउंस करूँगी। और फिर ऐसा बोलकर वो सीधा जाके बैठ जाती है। फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और पहले बिडिंग लगने लग जाती है उसी पेंटिंग की जिसे खरीदने के लिए सूजी यहाँ पर आई होती है। वो उसके टीचर की थी, इसलिए सूजी उस पर काफ़ी हाई अमाउंट में बिडिंग लगाने लगती है। वे देखती है कि सूजी ने पेंटिंग के ऊपर बिडिंग लगाई है और इसे ही चाहिए, तो फिर वो चैन से कहती है कि मुझे ये पेंटिंग पसंद आ रही है तो मेरे लिए खरीद लो। तो फिर वो यहाँ सूजी से ज़्यादा बिडिंग लगाता है। सूजी भी हार नहीं मानती और वो डायरेक्ट फिर 100 मिलियन की बिडिंग लगा देती है। तो फिर ये चैन भी फिर गुस्से में विवेक के लिए इस पेंटिंग को खरीदने के लिए इसके ऊपर पूरी 500 मिलियन की बिडिंग लगा देता है, और ये भी कि इसके बाद भी अगर उसके साथ कोई कंपटीशन करेगा तो वो और आगे बढ़ जाएगा। सारे लोग यहाँ पर फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जिसे मिस सूजी लाइक करती है, ये तो उसे छोड़कर किसी और लड़की के लिए यहाँ पर पेंटिंग खरीद रहा है। इस बारे में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जियांग और शाओ पीछे बैठकर सूजी से कहने लगते हैं कि तुम अपसेट मत हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में। सूजी तो उन लोग को बातें सुनाती है कि तुम लोग अपनी एक्टिंग बंद करो, मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। फिर सूजी होस्ट से पूछती है कि अगर इन लोगों ने प्राइस नहीं पे कर पाए तो फिर क्या ये पेंटिंग मुझे मिल सकती है। तो होस्ट कहती है कि हाँ सही बात है, अगर ये लोग पे नहीं कर पाएंगे तो आपको ही मिलेगी। चैन को तो बहुत ही घमंड होता है कि वो ये पेंटिंग इसीलिए खरीद सकता है। वो तुरंत ही अपना कार्ड निकाल कर देता है स्वाइप करने के लिए, पर उसका कार्ड फ्रीज बताता है। वो बहुत ही शॉक होता है और अपने दूसरे भी कार्ड यूज करता है तो वो भी फ्रीज होते हैं। सूजी को तो ऑलरेडी हंसी आ रही होती है कि उसने तो पहले इन लोग के कार्ड फ्रीज करवा चुकी है। फिर जियांग और शाओ भी यहाँ पर अपने अपने कार्ड स्वाइप करवाते पर उनके भी कार्ड को फ्रीज बताता है। तो ये लोग फिर मजाक उड़ाने लगते हैं कि जरूर ये मशीन ही खराब है। सूजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर मैं पे करती हूँ, फिर पता लग जाएगा कि मशीन खराब है या फिर तुम लोगों के पास पैसे है ही नहीं। तो ये लोग तो यहाँ पर सूजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो फालतू शर्त लगाना बंद करे क्योंकि वही हारेगी। पर यहाँ पर जैसे ही सूजी का कार्ड वो देती है तो काम कर जाता है और वो 100 मिलियन पे कर देती है और इस तरीके से वो ये पेंटिंग जीत जाती है। फिर जब वो यहाँ कार में बैठी होती है तो ये सभी यहाँ गुस्से में उसके पास उसे बातें सुनाने आते हैं और उसी को ही ब्लेम करने लगते हैं कि जरूर उसने ये सब प्लानिंग करी होगी वे को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उसने ये पेंटिंग खरीदना चाह रही थी। सूजी तो इन सभी से कह देती है कि मुझे अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर वो कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। तो चैन और जियांग और शाओ इन तीनों को बहुत ही शौक लग रहा होता है और ये लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं, सूजी आखिर अगर ऐसा करेगी तो फिर उन लोगों के पास पैसे कहाँ से होंगे। तभी इतने में सूजी अपनी कार लेकर वापस आ जाती है। तो चैन कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकती हो, तुम मुझे इतना लाइक क्यों करती हो। तो सूजी कहती है कि सॉरी, मैं यहाँ पर बताने आई थी कि मेरी फैमिली ने जो तुम तीनों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे थे वो ऑलरेडी रिमूव कर चुकी हूँ मैं। तो अब मेरी फैमिली के साथ तुम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं और सारे कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म हो चुके हैं। ये बोलकर वो जाने लगती है। तो ये तीनों इसके पीछे भाग रहे होते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर उन लोगों का तो लॉस हो चुका है। फिर सूजी तो उन लोग को गुड बाय कहते हुए चली जाती है। फिर फाइनली उसका बर्थडे वाला दिन आ जाता है और वो अच्छे से तैयार होती है। तभी इतने में उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम बताती है कि मैंने जो से बात कर ली थी और वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में टाइम पर पहुंच जाएगा। तो सूजी फिर खुश होती है कि मैं उसका इंतजार करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी की बर्थडे पार्टी में सभी लोग पहुंच चुके होते हैं और चैन, जियांग और शाओ ये तीनों ही बड़े अपसेट होते हैं कि सूजी ने उन तीनों के ही कंपनी में से इन्वेस्टमेंट भी निकाल दिए और उनके कार्ड भी फ्रीज करवा दिए और अब वो लोग पैसों के मजे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर वे भी अपसेट हो रही होती है कि उसने मेरा भी कार्ड फ्रीज कर दिए और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए न्यू कपड़ा खरीद सकूं, इसलिए देखो मुझे पुराना कपड़ा खरीदना पड़ा। तो फिर यहाँ पर जियांग और शाओ तो कहने लगते हैं कि अगर सूजी हमें भी चूज कर लेना हम लोग तो मान जाएंगे। तो फिर चैन यहाँ पर कह रहा होता है कि वो पक्का उसे ही चूज करेगी क्योंकि वो उसे इतना लाइक जो करती है। फिर इतने में सूजिया पार्टी में पहुंच जाती है तो ये सारे लोगों से दिखते रह जाते हैं कि वो सच में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तभी जियांग और शाओ तो उसके सामने आ जाते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं और कहते हैं कि आज वो सच में बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि आज आखिर उसका बर्थडे,
तो सूजी अपने तीनों फियांसी में से किसे चूज़ करने वाली है। फिर भी सूजी से ही सवाल कर रही होती है कि तुम किसे अपना फियांसी बनाओगी। तो सूजी यहाँ पर फिर जवाब देती है कि तुम लोगों में से किसी को भी नहीं। ऐसा बोलकर जैसे ही आगे बढ़ती है तो चैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने मुझे अपना फियांसी नहीं चुनी ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम अब तक मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मुझे चेस करने में लगी हुई थी, तो मेरे पास एविडेंस है जिससे प्रूव हो जाएगा कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। तो अच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप से मुझे ही चुनो। सूजी साफ कह देती है कि तुम्हारे पास जो एविडेंस है तुम सभी को दिखा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चुनने वाली। और फिर रोज अपना हाथ छुड़ाकर सीधा आगे जाती है और सभी को अनाउंस करने लगती है कि आज मेरा 22nd बर्थडे और आज के दिन मैं अपने फियांसी को अनाउंस करने वाली हूँ। और वो बताती है कि मेरे फियांसी का नाम है जो। और इतने में जो यहाँ मेन गेट खोलकर एंट्री मारता है तो सारे लोग फिर बातें करने लगते हैं कि वैसे सही बात है, दोनों की जोड़ी तो कितनी परफेक्ट है। जो भी इतने अमीर फैमिली का है और सूजी भी। पर फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि लेकिन सूजी तो चैन को पसंद करती थी ना, तो उसने उसे क्यों नहीं चूज़ करी। तभी यहाँ पर चैन गुस्से में जाकर सूजी का हाथ पकड़ता है और चिल्लाने लगता है कि अब ये सब मजाक करना बंद करो और सीरियसली बोलो कि तुम तो मुझे लाइक करती हो ना। तो फिर वो कहती है कि मैंने अच्छे से सोच चुकी हूँ, पहले मैंने तुम्हें चेस करी थी, मुझे लगा था कि तुम भी मुझे लाइक करते होंगे, लेकिन नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ चुकी हूँ। तो फिर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं कि तुम इतने सालों से मुझे लाइक करती थी, तो ऐसे कैसे तुम्हारी जो मेरे लिए फीलिंग्स है वो ख़त्म हो सकती है, मुझे बिलीव नहीं। जो भी ये सब सुन रहा होता है चैन कहने लगता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, नहीं तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए मानूंगा नहीं। तभी यहाँ पर जल्दी से जियांग और शाओ भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सूजी देखो, हम सभी जानते हैं कि तुम चैन को लाइक करती हो, तो अपनी बात से पलटो मत। सूजी इन तीनों को चिल्लाती है और सभी के सामने क्लियरली कह देती है कि मेरा फियांसी जो है, तुम लोग नहीं। और वो जो के सामने आ जाती है और कहती है कि इसके अलावा मैं किसी और को चूज़ कर ही नहीं सकती। जो तो कह देता है कि तुम अच्छे से सोच लो, क्योंकि एक बार तुमने अगर मुझे चूज़ कर ली तो फिर बाद में तुम रिग्रेट नहीं कर सकती। तो सूजी तो कह देती है कि मैंने अच्छे से सोच कर ही तुम्हें चूज़ करी हूँ। तो फिर जो तो तुरंत ही सूजी को किस कर लेता है और सारे लोग ये देखते रह जाते हैं। फिर यहाँ पर वे एक्टिंग करते हुए चैन से कहने लगती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से सूजी अब तुम्हें लाइक नहीं कर रही है और तुमसे शादी नहीं करना चाह रही है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो फिर चैन इस वेवे को रोकता है और सूजी को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कितनी बुरी हो जो मेरी इस तरीके से बेइज्जती कर रही हो। तुमने मेरे और वेवे के रिश्ते को खुद ही गलत समझी और ये सारी चीजें कर रही हो। हम दोनों तो बस बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, पर पता नहीं तुम क्या सोचती हो। तो सूजी क्लियर करती है कि मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सही चॉइस कर रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, फिर आखिर ये बताओ कि ये जो तो तुम्हारा दुश्मन था ना, तो तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो। इसलिए ये सब नाटक करना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो, मुझे जेलस करवाने के लिए। तो ठीक है, तुमने सच में मुझे जेलस करवा दी, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारा फियांसी बनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर यहाँ पर बेबी भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें चैन को देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अब उससे गुस्सा होना छोड़ दो। जियांग और शाओ भी ये कहने लगते हैं कि अब तुम ये सब ट्रबल मत करो। सूजी इन सभी को चिल्लाती है कि तुम लोगों को आखिर क्या लगता है कि मैं ये सब तुम लोगों की वजह से कर रही हूँ, या फिर ऐसी बात है कि तुम लोगों को इंसानी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। अगर ऐसा है तो जाओ अपना दिमाग का इलाज करवाओ। चैनी सुनते के साथ ही सूजी को चिल्ला रहा होता है। तो फिर जो भी यहाँ पर सूजी की साइड लेते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें ठीक से चीजें सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर तुम्हें तो सच में अपना इलाज करवाना होगा। तुमने क्या सुना नहीं कि सूजी ने मुझे चूज करी है, तुम्हें नहीं। तो भी चैन मानने को तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि सूजी बस अभी थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हुई है और उसने तुम्हें बस मुझे जेलस करवाने के लिए चुनी है, वो कोई तुमसे प्यार नहीं करती है। तो जो भी गुस्से में चिल्लाकर कह देता है कि लेकिन अब वो सूजी का फियांसी है, और ऐसा बोलकर वो सूजी का हाथ पकड़ के लेकर जाता है। तो सारे लोग इन लोगों को देखकर खुश हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जो तो सूजी को अकेले में लेकर आता है उससे बात करने के लिए। सूजी तो उसे देखकर खुश हो रही होती है कि फाइनली वो लोग फिर मिल गए। फिर यहाँ पर जो से कहता है कि आखिर तुम कौन सी ट्रिक्स खेल रही हो। तो वो कहती है कि मैं कोई ट्रिक नहीं खेल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। जो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा फेवरेट काम हमेशा से चैन को चेस करने का रहा है और तुम बस मुझे शील्ड की तरह यूज कर रही हो। लेकिन मैं बता दूं कि इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। ऐसे बोलकर वो जा रहा होता है। तो सूजी उसका हाथ पकड़ के रोकती है और उससे कहने लगती है कि हम बात करते हैं। तो फिर वो कहता है कि हमारे बीच में कुछ बात करने वाला है ही नहीं। तो फिर सूजी जल्दी से उसे किस कर लेती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और ना तुम्हें शील्ड की तरह यूज कर रही हूँ, मैं तो सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जो कहता है कि इतने सालों से तुम चैन को चेस कर रही थी और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर बिलीव करूंगा। तो वो कहती है कि बिलीव नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मुझे एक चांस दे दो। जो पूछता है कि तुम मुझे क्यों चूज कर रही हो। तो फिर वो अपनी पिछली चीजें याद कर रही होती है कि कैसे जब वो मर रही थी तो वही उसकी केयर करने के लिए आया था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं,
तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम करना चाहती हो ना, तो 7 दिन बाद हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ये सुनते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि यानी तुम मान गए। तो जो फिर उसे ये चीज़ क्लियर करता है कि मेरी फैमिली में डिवोर्स नाम की चीज़ कभी नहीं होती है, इसलिए इस डिसीजन को अच्छे से सोच समझ के ले लो। सूजी कहती है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने डिसीजन ले चुकी हूँ और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। जो कहता है कि ठीक है, फिर अब अपनी बात से पीछे हटना भी मत। और फिर वो यहाँ से चले जाता है। सूजी उसे खुश होकर देख रही होती है और सोचती है कि मैं तुम्हें खुद पर बिलीव करवा के रहूँगी। तभी यहाँ पर चैन और वेवे आकर इन लोग को देख रहे होते हैं और वेवे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो चैन से कहने लगती है कि हम इन दोनों को एक नहीं होने दे सकते। तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। यहाँ पर वेवे तो सोचती होती है कि जैसे मैंने सूजी से चैन को छीन ली, वैसे ही मैं जो को भी उससे छीन लूँगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी जो की कंपनी में उसके लिए लंच बॉक्स लेकर गई होती है एंड तभी यहाँ उसे देखकर एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो बॉस की फियांसी है ना, अभी जल्दी उनकी एंगेजमेंट हुई थी और लगता है उनकी फियांसी के साथ उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पर सूजी जैसे रिसेप्शन पे आकर कहती है कि मुझे जो से मिलना है, तो फिर स्टाफ उसे तुरंत ही बोल देती है कि मिस्टर जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो अभी आपसे नहीं मिलेंगे। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है कि ये जो नहीं तुमसे बोलने के लिए बोला होगा ना। तो फिर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि मिस आपको कैसे पता चला। सूजी कहती है कि मैं जानती हूँ, एक काम करते हैं, मैं खुद ही उसे कॉल करके बुलाती हूँ। फिर वो तुरंत ही जो को वॉइस मैसेज भेजती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लंच बॉक्स लेकर आई हूँ, तो या फिर तुम मुझे आने दो या किसी को भेजो इस टिफ़िन को लेने के लिए। जो अपनी मीटिंग में होता है एंड यहाँ पर उसका जैसे ही फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो तुरंत ही सूजी का ये मैसेज दिखता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर फिर वो अपना फ़ोन रख देता है कि नहीं, मैं उसकी बातों में नहीं फंसने वाला हूँ। पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि तुम नीचे जाओ, सूजी मेरा इंतज़ार करिए। और फिर वो अपने असिस्टेंट को भी रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं खुद ही जाता हूँ। और वो जाने से पहले अपने सभी एम्प्लॉयज़ को मीटिंग क्लोज करने का बोलकर चला जाता है। फिर सारे एम्प्लॉयज़ तो खुश हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर जो अपनी फियांसी से मिलने गए। वो सभी यहाँ पर गॉसिपिंग कर रहे होते हैं कि उन दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है। तब यहाँ पर असिस्टेंट तो कह देता है कि बॉस के बारे में गॉसिपिंग मत करो। और फिर असिस्टेंट मन में सोच रहा होता है कि वैसे मुझे भी जानना है कि बॉस अपनी फियांसी के साथ इतना अच्छे से है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टाफ तो सूजी को पानी दे देती है और कहती है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, मिस्टर जो अभी बिजी है ना, शायद उन्हें आने में देर हो जाएगी। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। तो फिर स्टाफ तो सोच रही होती है कि मिस्टर जो की फियांसी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तभी इतने में जो यहाँ पर सूजी से मिलने पहुँच जाता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर यहाँ पर लिफ्ट में जाते वक्त भी सारे एम्प्लॉयज़ इन लोग को देख रहे होते हैं और जैसे ही फिर यहाँ पर जो का फ्लोर आ जाता है तो सूजी जो से कहती है कि तुम ये टिफ़िन ले लो और खुद ही लेकर जाओ। तो फिर जो उसे टिफ़िन लेने के बाद सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है और सूजी भी खुश होकर जा रही होती है। हम देखते हैं कि जो तो यहाँ अपने ऑफिस में आने के बाद सूजी का बनाया हुआ खाना जल्दी से खाने बैठ जाता है, पर तभी उसमें उसे थोड़ा सा छिलका नजर आता है। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे, लगता है मिस सूजी ने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाई है, नहीं तो शेफ से कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ पर जो को भी लगता है कि ज़रूर फिर तो सूजी नहीं बनाई है। वो तुरंत ही उससे मिलने जा रहा होता है। असिस्टेंट से कह देता है कि लंच बॉक्स को अच्छे से पैक कर दो, मैं आने के बाद खाऊंगा। तभी हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि जब कंपनी से बाहर निकल रही होती है तो यहाँ पर जल्दी में चैन उससे मिलने पहुंच जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम जो से क्यों शादी करना चाहती हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो तो हमेशा से तुम्हारा दुश्मन रहा है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें कोई धमकी दे रहा हो। देखो, तुमने उसे बचपन से परेशान करी हो, तो अगर तुम उससे शादी करोगी ना तो वो तुमसे ज़रूर बदला लेगा। सूजी इसे साफ कह देती है कि तुम्हें मेरे और जो के रिलेशनशिप के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो अपना सोचो कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में से मैंने अपनी फैमिली की इन्वेस्टमेंट निकलवा ली हो, तो ये सोचो कि अब तुम हमारे पैसे कब वापस करोगे। तो वो कहता है कि पैसे तो मैं ज़रूर वापस करूँगा, और आज मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए अच्छे से डिनर के लिए टेबल बुक कराओ, तो आज हम लोग डिनर करने के लिए चलते हैं। कई टाइम से हम लोगों ने साथ में खाना नहीं खाए। सूजी साफ मना कर देती है कि तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम्हें देख कर ही मेरी भूख मर जाएगी। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही कंपनी से बाहर आ जाती है और जैसे ही अपनी कार में बैठने लगती है तो फिर वो तुरंत ही कार का डोर पकड़ लेता है और सूजी से कहने लगता है कि तुम्हें याद है जब मैं 10 साल का था तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए प्रॉमिस करी थी, क्या तुम भूल गई? जो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता है, तो अगर उससे शादी करोगी तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। सूजी गुस्से में चिल्लाती है कि मेरी कार से बाहर निकलो। तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो।
और मुझे एक्सप्लेन करे दो। सूजी इसे चिल्लाई रही होती है कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी इतने में जो डोर पे नॉक करता है और वो पूछने लगता है कि क्या तुम लोग को मेरी हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर फिर सूजी जल्दी से कार से बाहर निकलती है और वो जो से कहने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर चैन तो जो को बातें सुना रहा होता है कि तुमने देख लिया ना कि अभी हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो तुम हमारे बीच में ना हो तो अच्छा रहेगा। सूजी इस चैन को चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो। तभी यहाँ पर जो सूजी को पकड़ते हुए इस चैन से कह देता है कि मैं और सूजी तो एंगेज्ड हैं, तो तुम आखिर हमारे बीच में कैसे आ सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे फियांसी को हैरेस करोगे, तो क्या तुम मेरी फियांसी को चुराने की कोशिश कर रहे हो। और फिर यहाँ पर जो तो इस चैन को भगाने के लिए अपने गार्ड्स लोग को बुला लेता है। तो चैन तो फिर भी कह देता है कि मैं और सूजी पहले भी एक दूसरे को लाइक करते थे और अभी भी। फिर वो सूजी से कह देता है कि मैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा बोल के वो चला जाता है। फिर जो तो सूजी से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम उससे दूर नहीं होना चाह रही हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर चैन कहने लगता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सूजी कहती है कि हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जो सूजी को अपने साथ कहीं पर लेकर जाता है और सूजी देखती है कि वो उसे वही रेस्टोरेंट में लेकर आया। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों लेकर आओ। तो जो कहता है कि तुम तो यहीं पर ही आना चाहती थी ना। तो सूजी तो बस उसे देखती जा रही होती है और सोचती होती है कि अब वो उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल पर्सन है। वो सोचती है कि चलो अब इसे टीज करती हूँ। वो कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही जगह मुझे लेकर आया, और फिर वो अंदर जाती है। तो जो सोचता है कि वो सच में उस चैन से मिलना चाहती है। फिर आखिर इसने बर्थडे पार्टी वाले दिन मुझे क्यों चूज करी। जैसे यहाँ पर सूजी और जो दोनों अंदर आते हैं तो सूजी देखती है कि चैन तो यहाँ पर विवे के साथ होता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है। तो विवे इसे देखती के साथ ही और अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर सूजी हमें देख लेगी तो अच्छा नहीं होगा। सूजी चैन की सारी हरकतें देखकर सोचती है कि वो यही करने के लायक है, उसे और आता ही क्या है। फिर यहाँ पर सूजी वापस से रिटर्न जाने लगती है। तो जो पूछता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो। तो कहती है कि हाँ ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो जो कहता है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो तुरंत ही वाइन की बोतल उठाता है और दोनों के ऊपर डाल देता है। तो सूजी देखते के साथ ही जल्दी से इन लोग का वीडियो बनाने लगती है और वो कहती है कि बिल्कुल सही काम करे तुमने, अब मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर डालूंगी। तो यहाँ पर फिर चैन चिल्लाने लगता है कि उस वीडियो को डिलीट कर दो। सूजी पूछती है कि तुमने तो मुझे यही दिखाने के लिए बुलाए थे ना, तो मैंने देख ली। चैन तुरंत ही सूजी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो। तो फिर वो उसे किक करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली। और यहाँ से फिर वो जो के साथ चली जाती है। जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो सूजी पूछती है कि तुम क्या सच में गुस्सा हो चुके हो। फिर जो तुरंत ही कार रोकता है और सूजी से पूछता है कि जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया, तुमने बस उस चैन को जेलस करवाने के लिए मुझे चेस पीस की तरह यूज़ कर ली, तो बताओ मुझे कब रास्ते से फेंकने वाली हो। तो सूजी उसे टच करते हुए कहती है कि जो मुझे लगता है कि तुम जेलस हो रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें फीवर है और तुम्हें खुद पता भी नहीं। फिर यहाँ पर सूजी को चक्कर भी आ रहा होता है और फिर वो बेहोश होने लगती है। तो चैन फिर सूजी को हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। फिर जो सूजी का ख्याल रख रहा होता है और तभी इतने में वो कोई सपना देखते हुए चैन का नाम ले रही होती है। तो ये सुनने के बाद जो को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में जा रहा होता है। पर तभी इतने में सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो नींद में बस जो का नाम लेते हुए फिर उसे कह रही होती है कि जो मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर वो रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सूजी को अपनी पिछली लाइफ का सपना आ रहा होता है कि कैसे वो मर गई थी। फिर इतने में जैसी वो जागती है तो यहाँ पर जो खुश हो जाता है और तुरंत ही उसका फीवर चेक करके कहता है कि अब तुम ठीक हो गई हो। सूजी जो को देखकर खुश होती है और उससे पूछने लगती है कि तुम पूरी रात मेरा ख्याल रख रहे थे। तो फिर वो कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, आखिर मैं तुम्हारा फियांसी हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम सही सलामत हो। सूजी फिर जो को बताने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने एक बहुत ही अच्छा सपना देखी। सपने में मुझे सब कोई छोड़कर चला गया था लेकिन तुम नहीं। तो ये सुनकर जो खुश होता है। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया था, तो क्या तुम पानी में डूब गई थी। तो फिर सूजी फिर से बता देती है कि उसके बर्थडे पार्टी से 3 दिन पहले वो स्विमिंग पूल में डूब गई थी और साथ में वे भी। तो कैसे चैन, जियांग और शाओ तीनों ने मिलकर उसे पानी से बाहर निकाले थे और उसे बचा ही नहीं थे। तो फिर ये हंसने लगता है और कहता है कि तुम कितनी बड़ी इडियट हो जो तुम्हें खुद को बचाने के लिए कोई और चाहिए। तो फिर सूजी कहती है कि तुम किसे इडियट कह रहे हो, मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं क्या करूँ, एक काम करो तुम ही मुझे स्विमिंग सिखा दो। तो फिर जो मान जाता है कि ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाने चलूँगा। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आता है और जो को बताता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है उसकी और सूजी की जो एंगेजमेंट है वो अब ट्रेंडिंग सर्च पर आ गई है और बहुत सारे रिपोर्टर उसकी कंपनी में पहुँच गए
और उसके बारे में रूमर्स बना रहे हैं। तो फिर जो को तुरंत ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलना पड़ता है। और जब वो यहाँ कंपनी में पहुँचता है तो सारे रिपोर्टर्स को जवाब देता है। वो लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या उसकी जो फियांसी है वो उसे पसंद ही नहीं करती है, और वो तो उल्टा चैन को पसंद करती है, और उससे बदला लेने के लिए ही वो इसके साथ बस झूठा रिश्ता बनाने का नाटक कर रही है। तो जो को गुस्सा आता है और वो जवाब देता है कि मेरी फियांसी जो चाहे वो कर सकती है, कोई इसे रोक नहीं सकता। सूजी यहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे उसका ये लाइव इंटरव्यू देख रही होती है और ये जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर यहाँ पर नर्स भी सूजी की तारीफ़ करने लगती है कि सच में उसका बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा अच्छा है, कल पूरी रात वो उसका ध्यान रख रहा था। सूजी जाने के बाद और खुश होती है। तभी इतने में यहाँ हॉस्पिटल में सूजी से मिलने के लिए जियांग और शाओ दोनों आए होते हैं। तो नर्स इन दोनों को बाहर ही रोकने लग जाती है। तो सूजी कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इन लोगों से बात करने दे दो। तो फिर नर्स कहते हुए जाती है कि उसे कोई भी ज़रूरत रहेगी वो तुरंत बताए। फिर जियांग और शाओ दोनों यहाँ पर सूजी को बातें सुनाने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो जो से शादी करने के लिए उसे चूज़ कर सकती है। वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर हम तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और तुम हम पे ट्रस्ट करने के बजाय अपने उस दुश्मन जो पे ट्रस्ट कर रही हो। देखो वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करने वाला। सूजी कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा कर दिया ना, मेरी फैमिली ने तुम लोगों की कितनी हेल्प की, पर तुम लोगों ने कितने अनग्रेटफुल अपने रूप दिखाए। तुम्हें न मुझसे और मेरी फैमिली से कोई मतलब है, तुम लोगों को बस हमारा पैसा चाहिए। तो ये लोग सूजी से कहने लगते हैं कि अगर तुम वापस से हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगी और हमारी पैसों में मदद करोगी तो फिर हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हें चैन को मनाना होगा ना कि वो तुमसे शादी करे, तो उसमें हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। चैन यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम लोग तुम्हें उससे मिलवा देंगे, तुम उसका ख्याल रखना। तो सूजी हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं खुद एक पेशेंट हूँ और मैं जाऊँ उस चैन का ख्याल रखने के लिए। वो इन लोग को चिल्ला कर कह देती है कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, ना मैं तुम लोग से मिलना चाहती हूँ और ना उस चैन से, तुम में से किसी से भी नहीं। और वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर इन लोगों को यहाँ से बाहर करवाने लगती है। तो फिर वो लोग उसे कहने लगते हैं कि चैन यहाँ हॉस्पिटल में ही है और वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर जैसे यहाँ पर जियांग और शाओ दोनों यहाँ चैन के पास आते हैं तो उसे इस बारे में बताते हैं कि सूजी ने कैसे उन लोगों को भगा दी और ये भी कह दी कि वो चैन से मिलने नहीं जाएगी। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि लगता है इस बार वो सीरियस है। तो चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो मुझे भूल ही नहीं सकती है। फिर इतने में यहाँ पर वे एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि सारी गलती मेरी है, मुझे ही जाकर सूजी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो चैन तुरंत ही रोकता है और कहता है कि रहने दो, मुझे यकीन है कि वो खुद मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। इतने में फिर यहाँ पर चैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि विवे की कुछ अफेयर्स वाली पिक्चर्स लीक हुई है। तो यहाँ पर फिर विवे तो साफ मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, वो सूजी मुझे फंसाना चाहती है। तो चैन तो इसकी साइड पे होता है और कहता है कि हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही सूजी यहाँ जो से मिलने उसकी कंपनी पहुँचती है तो यहाँ पर विवे भी पहुँच जाती है और वो सभी के सामने एक्टिंग करते हुए सूजी से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर प्लीज़ झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर विवे तो फुल एक्टिंग मोड में होती है और कहने लगती है कि माना कि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे जो भी ग्रेड्स हैं वो मेरी खुद की मेहनत पर आए। तो तुम्हारे पास पावर है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बर्बाद करने के पीछे पड़ जाओगी। तो सारे लोग यहाँ पर फिर विवे के ऊपर यकीन करते हुए सूजी को बातें सुनाने लगते हैं और एक बंदा तो उससे बॉटल भी फेंक के मारता है। सूजी फिर यहाँ सभी के सामने इस विवे की पोल खोलती है कि आप सभी लोग इसका ड्रेसअप देख लो, इसके पर्स देख लो, इससे देख कर ही पता लग रहा है कि इसने सब लिमिटेड एडिशन वाला पहनी हुई है। तो सभी लोग फिर यहाँ देखते रह जाते हैं कि ये तो सच में कितनी झूठी लड़की है और गरीब बनने का झूठा नाटक कर रही है, जबकि इसके पास जो पर्स है, वॉच है, कपड़े, ये सब इतने महंगे। विवेक की पोल सभी के सामने खुल जाती है कि कैसे वो यहाँ सूजी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। वो खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। फिर इतने में यहाँ पर एक कॉलेज की स्टूडेंट भी आई होती है इस विवेक को चिल्लाने के लिए। उसकी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। वो विवेक को यहाँ पर चाकू से मारने वाली होती है पर सूजी उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसी लड़की के लिए अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो, ये तो ऐसी जेल में सड़ेगी और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम के इलाज का पैसा देने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो फिर वो लड़की तुरंत ही सूजी को हक करके उसे थैंक्स बोलने लगती है। फिर यहाँ पर जो का असिस्टेंट पहुंच जाता है तो सूजी उसे कह देती है कि इस विवेक को तुरंत ही पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। पर तभी इतने में यहाँ पर चैन जियांग और शाओ के साथ पहुंच जाता है इस विवेक की साइड लेने के लिए। और जियांग और शाओ भी यहाँ पर सूजी को मिलकर बातें सुना रहे होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो लोग ऐसी लड़की को जानते थे और उसके बचपन से फ्रेंड थे। सूजी सुनने के बाद कहती है कि ये तो मुझे कहना चाहिए जो तुम लोग यहाँ पर कह रहे हो। यहाँ सारे लोग जो होते हैं वो सभी सूजी के साइड लेते हुए इन लोगों को ही चिल्लाने लगते हैं कि कितने ख़राब है ये लोग। सूजी ने उल्टा इस बेबी के ऊपर इतने सारे पैसे लगा चुकी है और ये लोग अब ऐसी बातें कर रहे हैं।
तो फिर ये तीनों ही कह देते हैं कि तुमने जो वेवे के ऊपर पैसे लगाई हो वो हम रिटर्न कर सकते हैं। सूजी कहती है कि ये सब तुम लोग रिटर्न बाद में कर लेना, अभी तो ये वेवे पहले जेल जाने वाली है। फिर इतने में यहाँ पर पुलिस की कार आने की आवाज़ आती है। तो फिर ये लोग गुस्से में पूछने लग जाते हैं कि तुमने पुलिस को भी कॉल कर दी। तभी इतने में वो लड़की बताती है कि असल में मैंने पुलिस को कॉल करी हूँ। और फिर इतने में पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस वेवे को अरेस्ट करने के लिए। तो वो डर के मारे चैन से कहने लगती है कि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ पर फिर इतने में जो पहुँच जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम लॉ के खिलाफ जाना चाहते हो। चैन सूजी को चिल्लाने लगता है कि तुमने ज़रूर वेवे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई हो। तो फिर वो क्लियर करती है कि झूठा इल्ज़ाम है या फिर सच है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही लेगी। और हाँ, मैं कुछ लोगों की तरह ऐसी ख़राब नहीं हूँ जो इस तरीके के गंदे तरीके यूज़ करूँगी। वेवे तो फिर से चैन को कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे जेल ले जाना है। तो वो कहता है कि मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कहीं नहीं लेके जा सकता। फिर पुलिस ऑफिसर इन लोग को रोकने लग जाते हैं। तो जियांग और शाओ भी मिलकर फिर चिल्लाने लगते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है। तो यहाँ पर फिर वो लड़की यहाँ पर तुरंत कहने लगती है कि वो इस वेवे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। असिस्टेंट के पास भी यहाँ पर एविडेंस होते हैं। तो फिर पुलिस ऑफिसर वेवे को अरेस्ट करके लेकर ही जाते हैं। फिर वेवे को बचाने के लिए चैन, जियांग और शाओ ये तीनों भी अपने कार से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर सूजी जो से कहने लगती है कि तुम स्पेशली यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए थे ना। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स ये मेरी कंपनी है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मुझे सॉल्व करने के लिए आना पड़ेगा। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। वो कहती है कि वैसे तुमने जो मेरा इतना टाइटली हाथ पकड़ के रखा है उसका क्या है। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी फियांसी के साथ रिलेशनशिप को कल्टीवेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर सूजी तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे गाल पे किस कर देती है और जो से कहता है कि वो उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहता है। तो फिर सूजी उसे हाँ बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट और सारे गार्ड्स अपना अपना मुँह छुपा लेते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस हमने कुछ भी नहीं देखे। तो जो तो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर आकर जो को बैड न्यूज़ सुनाने लगता है कि असल में चैन, जियांग और शाओ तीनों की जो मिलाकर बैंक था वो लोगों ने उसमें जो के सारे कैपिटल को फ्रीज कर दिए। तो फिर ये सुनने के बाद तो जो और खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ वो लोगों ने कुछ करे। तो मुझे तो लगा था कि वो लोग कुछ करने वाले नहीं है, फिर आखिर मैं उन्हें सबक कैसे सिखाऊंगा। जो का अपना खुद का कुछ प्लान होता है उन लोगों को सबक सिखाने का। फिर हम देखते हैं सूजी को जो कि घर पे यहाँ जो के लिए अच्छे से डिनर प्रिपेयर कर रही होती है और तभी इतने में उसे न्यूज़ मिलती है कि चैन और जियांग और शाओ की वजह से जो की कंपनी को थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो फिर ये सुनने के बाद इसे थोड़ा अपसेट फील होता है। फिर जैसे ही जो घर पे आता है तो फिर वो उसे अंदर लेकर आती है और यहाँ पर वो कहता है कि कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल खाली दिख रही है, तुम्हारे जो महंगे महंगे पर्स वगैरह थे जो चैन ने दिया था वो सब कहाँ है। तो फिर ये कहती है कि उन लोगों को मैंने ऑलरेडी फेंक चुकी हूँ। तो जो तो बड़ा खुश होने लग जाता है कि सही बात है, वो बस कुछ हज़ारों के कचरा थे। ये मन में सोचती है कि वो आखिर कितने महंगे बैग से और ये उन्हें गार्बेज कह रहा है। चलो ये आखिर जेलस है तो जेलस मैन से क्या ही कर सकते हैं। वो बहुत ही हंसने लग जाती है और उसे तुरंत ही खाने के लिए बैठने बोलती है। तभी जो सूजी की रिंग देख लेता है और कहता है कि ये। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें याद आया ये तुमने मुझे गिफ्ट करे थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब सूजी और जो स्कूल में थे तो ने उसे ये रिंग गिफ्ट किया था। तो फिर उसने उस रिंग को ऐसे घुमाते हुए फेंकने का नाटक करी थी और उसे बोली थी कि अगर वो रिंग ढूंढ लेगा तो फिर वो बहुत खुश होगी। तो फिर जो चला गया था रिंग ढूंढने के लिए। यहाँ पर वो उसके साथ ऐसा मजाक करके खुश हो रही होती है कि उसके हाथ ही में रिंग है। पर तभी इतने में उसे चैन की कॉल आ जाती है। तो फिर वो उसे मिलने चली जाती है और यहाँ जो बेचारा अपसेट रह जाता है कि रिंग उसे मिली भी नहीं और वो उसे छोड़ के भी चली गई। फ्लैशबैक खत्म होता है और जो को अब काफ़ी सरप्राइज मिल रहा होता है कि इससे वो रिंग खोई नहीं थी और उसने हमेशा संभाल के रखी। फिर यहाँ पर जो तो कहने लग जाता है कि रिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, मैं तुम्हें एक अच्छी सी न्यू रिंग दिलाऊंगा। तो फिर वो कहती है कि नहीं, ये तुमने खुद अपने हाथों से बनाए थे और मुझे गिफ्ट करे थे, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और मैं इसे पहने रहूँगी। फिर यहाँ पर सूजी पूछने लगती है कि वैसे मैंने न्यूज़ में देखी कि तुम्हारी कंपनी प्रॉब्लम में आ गई है, तो क्या तुम मेरी हेल्प चाहिए। तो जो पूछता है कि तुम कैसी मेरी हेल्प करोगी। तो फिर वो बताती है कि मेरे नाम पर 3 मिनरल प्रॉपर्टीज़ है तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो फिर जो कहता है कि तुम्हें पता है ऐसा करने का क्या मतलब होगा, सभी को पता लग जाएगा कि हम दोनों साथ हैं। जो कहता है कि देखो अगर तुम ये चैन के लिए कर रही हो ना तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं है। वो तुरंत ही हाउसकीपर को बोलकर वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को मंगवाती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद शौक होता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे करने के लिए पहले से तैयारी भी करके रखी है। सूजी उसका टाई पकड़ के अपने पास करती है और कहती है कि मैंने बोली ना कि ये कोई चैरिटी नहीं है बल्कि तुम पे ट्रस्ट है।
तो फिर जो तो तुरंत ही सूजी को किस कर लेता है और दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उसे कुछ चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आपको मिस सूजी पे शक है। तो फिर जो कहने लगता है कि आखिर वो 1 साल पहले चैन को चेस कर रही थी और अचानक से वो इतनी जल्दी बदल गई, इसलिए मुझे कुछ शक हो रहा है। तो फिर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और जो फिर सूजी के बारे में याद कर रहा होता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर वेवे के उन तीनों चेलों को देखते हैं जो कि उसे जेल से निकलवाने के बारे में यहाँ पर चीज़ें सोच रहे होते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी यहाँ घर पे बैठ के न्यूज़ देख रही होती है। अभी इतने में उसे जो की कॉल आती है और सूजी उससे बहुत ही अच्छे से बात करते हुए पूछ रही होती है कि क्या तुमने मुझे मिस करे। तो फिर जो कहता है कि क्या तुम चैन से भी इस तरीके से बात करती थी। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ अपनी फियांसी से ऐसे बात करती हूँ। तो फिर जो पूछ लगता है कि तुमने न्यूज़ तो देखी होगी ना कि मेरी कंपनी अभी प्रॉब्लम में, तो बताओ क्या तुम अभी भी मेरा साथ देने को तैयार हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तो सूजी से बात करने के बाद जो तो बहुत ज़्यादा खुश जाता है। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाकर वो ऑर्डर दे देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन जियांग और शाओ के साथ वेवे को पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए गया होता है। जैसे वो जेल से बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ज़रूर बचाओगे। पर इतने में फिर इन लोगों को पता लगता है कि ये लोग असल में प्रॉब्लम में फंस गए और इन लोग जो को फंसाना चाह रहे थे वो प्रॉब्लम अब इन लोग के ऊपर आ गई है। तो ये लोग काफ़ी शॉक होते हैं कि आखिर वो जो कर क्या रहा है। सूजी यहाँ पर जो से मिलने उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वो खुश होकर उसके पास आता है कि उन लोगों का प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो फिर वो सूजी से क्लोज आकर पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तुमने बिना डरे अपनी सारी प्रॉपर्टीज मुझे दे दी। तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट था कि तुम उन्हें डबल करोगे। जो फिर यहाँ सूजी को किस करने वाला होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर चैन जियांग और शाओ तीनों आ जाते हैं सूजी को चिल्लाने के लिए और वो सूजी को प्रोवोक करने लगते हैं कि ये जो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है, ये बस तुम्हारा यूज कर रहा है। तो फिर जो इन लोग को चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे और मेरी फियांसी के बीच में झूठी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। तो फिर जो तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन तीनों को यहाँ से बाहर करवा देता है। फिर इसके बाद ये लोग आपस में मिलकर फिर यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी यहाँ पर शाओ कहने लगता है कि मुझे अब शक हो रहा है कि वेवे हमें झूठ कह रही है। मुझे तो लगता है कि वो ही गलत है और वो हमें सब झूठ कह रही है। मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करवाया हूँ और वो इन लोग को दिखाने लगता है, पर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते और इसे ही समझाने लगते हैं कि तुम आखिर वेवे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। वेवे यहीं पर ही खड़े होकर ये सब सुन रही होती है कि ये शाओ तो उसके अगेंस्ट चला गया है। वो सोच लेती है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर इसके बाद जब यहाँ से शाओ अपना कार चलाकर जा रहा होता है तभी उसका ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब इस वेवे ने करवाई होती है और वो फिर उसे झूठा हॉस्पिटल ले जाने का नाटक कर दिए। फिर हॉस्पिटल में जब शाओ को होश आ जाता है तो यहाँ पर जियांग उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है जिस वेवे पे तुम ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इसने तुम्हारी जान बचाई है, नहीं तो सूजी ने तो तुम्हारे कार के ब्रेक फेल करवा के तुम्हें मारने का ही सोच ली थी। वो तो अच्छा हुआ टाइम पर वहाँ पर वेवे ने तुम्हें देख ली और हॉस्पिटल लेकर आ गई। तो फिर इस शाओ को भी यकीन हो जाता है और वो फिर से वेवे को अच्छी और सूजी को बुरी समझ रहा होता है। तो वेवे को बहुत खुशी मिलती है कि ये फिर से मेरे जाल में फंस गया। दूसरी तरफ सूजी जो के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर असिस्टेंट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास ही होता है। तो सूजी फिर असिस्टेंट से कहने लगती है कि आखिर जो तुम्हें कितना ज़्यादा पे करता है अपनी फियांसी का ख्याल रखवाने के लिए। तो फिर वो बताता है कि बॉस आपको इतना ज़्यादा लाइक जो करते हैं। पर फिर असिस्टेंट जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि बॉस ने मुझे इस बारे में बताने से मना किया था, आप यहीं पे ही बॉस का वेट करो, वो बस मीटिंग से आते ही होंगे। ऐसा बोलकर असिस्टेंट भाग जाता है। फिर सूजी यहाँ बैठे बैठे ही सो जाती है और जब जो यहाँ आता है तो फिर वो उसे सोता हुआ देख कर फिर यहीं पर ही बैठ कर अपना काम कर रहा होता है। सूजी सपना देखने लगती है और उसमें वो रोने लग जाती है और जो का नाम ले रही होती है। तो फिर ये उसके आंसू पोंछता है और सोचने पड़ जाता है कि आखिर वो क्या सपना देखती होगी। फिर जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैंने फिर से वैसी ही सपना देखी। फिर जैसे ही वो यहाँ पर देखती है कि जो खड़ा है तो वो चिपके से उसके पीछे जाकर उसे हक करती है और कहती है कि अच्छा था तुम सरप्राइज हुए ही नहीं क्योंकि तुमने मुझे पहले ही देख लिया। वो पूछती है कि वैसे तुम क्या देख रहे हो। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं देख रहा था कि सब कुछ कितना बदल गया ना। तो वो कहती है कि हाँ, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान भी बदल जाते हैं और देखो जैसे हमारा रिश्ता भी बदल चुका है। बचपन में कैसे पहले हम लोग दुश्मन हुआ करते थे और अब हम लोग इंगेज्ड हो चुके हैं। सूजी कहती है कि देख लो तुमने जो 7 दिन का टाइम लिए थे वो कल ख़त्म हो जाएगा, तो बताओ तुम मुझसे शादी करने वाले हो कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं मना कर दूँ तो सूजी कहती है कि तुम चाहे मना भी कर दो तो भी मैं जाकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जब तक तुम नहीं आते मैं वहीं पर खड़ी रहूँगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनली दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं
और बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी जल्दी से आके बेड पे लेट जाती है और वो बहुत ही नर्वस हो रही होती है कि यहाँ पर अब जो भी उसके साथ बेड शेयर करने वाला है। जो उसकी क्लोज आ रहा होता है लाइट्स ऑफ करने के लिए, पर सूजी को लगता है कि वो कुछ करना चाहता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जो कहता है कि कुछ कर तो नहीं रहा था, लेकिन लगता है आप करना पड़ेगा। वो उसे किस करने लग जाता है और दोनों ही अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जो यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो देखने के लिए जाती है कि वो तो लिविंग रूम में बैठकर अपने असिस्टेंट से वीडियो कॉल पे काम की बातें कर रहा होता है। तो सूजी भी आके बैठ जाती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो असिस्टेंट भी इतने सुबह सुबह काम शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर तो जो जेलस होकर जल्दी से असिस्टेंट का वीडियो कॉल बंद कर देता है और सूजी को यहाँ पर अच्छे से कवर करने लग जाता है। तो वो कहती है कि इतनी गर्मी है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ठंडी लग रही है। सूजी उसके गाल पे किस करती है और कहती है कि अब तो गर्मी होगी ना। फिर वो उसे काम करता हुआ देख कर कि फेस पे टच करते हुए कहती है कि तुम तो काम करते हुए और भी हैंडसम लगते हो। तो फिर जो उसे किस करने वाला होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसे बताने लगता है कि चैन उन लोगों के जाल में फंस चुका है और उसने दूसरी कंपनीज के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया ताकि उसके अगेंस्ट लड़ सके। तो सुनने के बाद फिर ये दोनों को तो और खुशी मिल जाती है कि उनका प्लान काम कर रहा है। फिर यहाँ पर सूजी न्यूज़ देकर बताती है कि चैन की कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। इन लोग खुश होने लगते हैं और वहाँ पर चैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह को चिल्ला रहा होता है कि आखिर वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनका स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है। वो लोग कहने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपने खुद ये सारी प्रॉब्लम मोल ली हो। फिर वो कहता है कि कुछ ना कुछ फंड्स का इंतजाम करना होगा, क्या बैंक लोन नहीं मिल रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, उन लोगों को लोन भी नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर ये परेशान हो रहा होता है और इसे पता लगता है कि वो जियांग और शाओ को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर इतने में चैन को विवे की कॉल आती है और वो बहुत ही रोते हुए बताने लगती है कि वो कितना प्रॉब्लम में फंस गई है और जियांग और शाओ से भी उसका भी कांटेक्ट नहीं हो रहा और साथ ही में रिपोर्टर भी उसके पीछे पड़ गए। तो ये कहता है कि फिक्र मत कर, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर यहाँ पर चैन विवे को उन रिपोर्टर से बचाने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ पर वो सारे रिपोर्टर फिर उससे भी सवाल करने लग जाते हैं, पर चैन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं देता और इसे लेकर भागने लगता है। फिर ये कहती है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। तो ये कहता है कि अब सब खत्म हो गया। तो फिर भी कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम फिक्र मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ जो के साथ घर पे होती है एंड तभी यहाँ पर शाओ सूजी को चिल्लाने के लिए पहुंच जाता है और वो सारी चीज़ों का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहा होता है कि उसकी वजह से ही वो बैंकरप्ट हुआ, उन लोगों सब कोई बर्बाद हो गए और साथ ही में उसने ही उसकी कार का ब्रेक भी फेल करी और उसे मारने की कोशिश की। तो सूजी ये सुनकर तो शॉक होती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं तुम्हें क्यों मारने की कोशिश करूंगी। तो फिर शाओ तो कहने लगता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, वे और जियांग ने मुझे सब बताया। तो फिर ये कहने लगती है कि तुम कितने बड़े पागल हो जो तुम इस चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो जो यहाँ पर शाओ के असिस्टेंट को बुलवाता है और कहता है कि अपने इस बॉस को अपना सारा सच बताओ। तो फिर ये डरते हुए फिर शाओ को बता देता है कि असल में उसने ही उसकी कार का ब्रेक फेल किया था। तो शाओ को अभी भी लग रहा होता है कि ज़रूर तुम्हें सूजी ने ऑर्डर दी होगी, पर वो बताता है कि नहीं, असल में मुझे मिस वेबी ने ऑर्डर दी थी। तो ये सुनने के बाद शाओ को फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता है। सूजी फिर उसे चिल्लाती है कि इतना सारा सच जानने के बाद भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। फिर जो इस असिस्टेंट को कहता है कि इसे प्रूफ भी दिखाओ। तो फिर वो सारे एविडेंस दिखाने लगता है कि कैसे वेवे ने उसे मैसेज करी थी और उसे पैसे भी ट्रांसफर करी थी। तो ये देखने के बाद फिर शाओ को यकीन करना ही पड़ता है और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है कि उसने मुझे कैसे धोखा दिए। फिर जो आर्टिस को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। तो ये शाओ तुरंत ही सूजी के पास आकर उसे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तो फिर वो कह देती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करने वाली और अब तुम जिंदगी भर इसी गिल्ट के साथ रहो। और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में तुम सभी ने मिलकर मुझे मारा था और उसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में जब जो और सूजी साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर जो कुछ सोच रहा होता है। तो सूजी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो फिर वो उसे क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें याद है जब हम लोग 18 ईयर्स के थे तो क्या क्या हुआ था। तो फिर वो उसे बहुत सारी स्कूल की यादें बताने लग जाती है। तो ये सुनकर वो भी हंसने लगता है और पूछता है कि वैसे ये तुम्हें पता है कि आखिर मैं 1 साल पहले अब्रॉड क्यों गया था। तो फिर वो कहती है कि इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बोली थी कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ और तुम फिर चैन की वजह से अपसेट होकर चले गए थे। तो फिर ये सुनने के बाद वो शॉक होता है और कहता है कि ये रीज़न मैंने किसी को बताया नहीं था, तो आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तुम कौन हो। तो फिर वो उसे बता देती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं मर चुकी हूँ फिर से रिबॉर्न हुई हूँ तो क्या तुम यकीन करोगे।
वो उसे बता देती है कि पिछली लाइफ में कैसे चैन और वेवे ने मिलकर उसे मार दिए थे और वो सभी ने उसकी बॉडी को रोड पर ही छोड़कर चले गए थे, और जब वो मर रही थी तो वहाँ पर वो ही आया था उसे बचाने के लिए। ऐसा वो रोते हुए उसे बताने लगती है। तो जो कहता है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने मुझे बस गिल्ट की वजह से शादी करी और तुम मुझे कोई सच में लाइक नहीं करती हो। सूजी कुछ कहने भी लगती है तो भी जोन नहीं मानता और कहता है कि मुझे अब हम दोनों के रिलेशन के बारे में फिर से सोचना होगा, और ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। सूजी सोचती है कि मुझे ये चीज़ पहले ही सोचना चाहिए था कि आखिर वो एक प्राउड पर्सन है, तो वो ये चीज़ कैसे मानेगा कि मेरी जो फीलिंग्स है वो गिल्ट की वजह से। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो तो यहाँ पर बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक करने जा रहा होता है और वो सूजी की बातें याद कर रहा होता है कि वो सच में बस उसके पास गिल्ट की वजह से रह रही है। वो बहुत ही ड्रिंक करते जाता है, पर तभी इतने में यहाँ पर सूजी आकर उसे रोक लेती है और वो उसे अपनी हाई स्कूल टाइम की कोई चीज़ दिखा रही होती है जो कि उसने उसे दिया था। वो उसे बताने लगती है कि उनके बीच में सब कुछ सिर्फ इसी वजह से टिका नहीं है, बल्कि वो पहले से भी उसे पसंद करती थी। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव ना हो तो, और अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, हम डिवोर्स ले लेते हैं। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो जो तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि ये चीज़ मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि मेरी फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं होता है, और मैंने तुम्हें पहले भी चांस दिया था कि उसके बाद फिर तुम रिग्रेट मत करना, इसलिए अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। सो उसे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में इस लाइफ में चैन को नहीं चूज़ करना चाहती हो। तो वो फिर से कहती है कि मैं तुम्हें चूज़ करूँगी। फिर दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपने घर पे जाने के लिए निकल रही होती है और वो जू को बताती है कि वो बस अपनी मॉम के घर से अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरीज को लेने जा रही है और वो बस जल्दी आ जाएगी। तो उसे समझा रही होती है कि तुम फिक्र मत करो और जाओ अपना कंपनी में काम करो। ऐसा बोल के फिर चली जाती है। फिर सूजी अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें भी अब इस बारे में पता लग जाता है कि चैन, जियांग और शाओ तीनों ही कितने ज़्यादा बुरे हैं और उन सभी ने सूजी के साथ सही नहीं करे। तो मॉम तो कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही करी कि उन तीनों में से किसी को चूज़ नहीं करी। मुझे पता नहीं था कि वो लोग इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल होंगे। मैं तो उन्हें तुम्हारे अच्छे फ्रेंड समझ रही थी, लेकिन ये अच्छा हो गया कि तुमने उन्हें नहीं बल्कि जो को चूज़ करी और उससे शादी करी। तो सूजी कहती है कि हाँ मॉम, अब आप इसलिए फिक्र मत करो। सूजी की मॉम पूछती है कि वैसे ये बताओ, ये अब तुमने और जो ने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हो तो तुम लोग वेडिंग सेरेमनी कब रखने वाले हो। तो फिर ये सुनकर सूजी तो शॉक होती है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच का रिलेशन ठीक ही नहीं है। तो सूजी कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, असल में हम लोग भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज रात ही जाकर उससे इस बारे में बात करूंगी। फिर यहाँ पर हाउसकीपर बताने लगती है कि सूजी का सारा सामान पैक हो गया है। तो फिर वो अपनी मॉम को बाय बोलते हुए घर से बाहर निकल रही होती है और अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप फिक्र मत करो, मेरे और जो के बीच में सब कुछ सच में अच्छा चल रहा है, तो बस अब जल्दी से हमारी वेडिंग सेरेमनी भी होगी। फिर वो अपनी मॉम को बाय बोलकर कार में बैठकर चली जाती है। फिर सूजी जैसी जो के घर के बाहर पहुंचती है तभी इतने में यहाँ पर चैन उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है एंड तभी उसे उसके गार्ड की कॉल आती है और वो बताता है कि किसी ने मैडम को किडनैप कर लिया। ये सुनते के साथ ही फिर जो अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है और तुरंत ही यहाँ से सूजी को बचाने के लिए निकलता है। वहाँ हम देखते हैं कि सूजी को जैसी होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए और सामने उसके चैन और वेवे साथ में आए होते हैं। तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने मुझे यहाँ पकड़ के रखा है। तो चैन उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे और वेवे को ये करने पर मजबूर करी हो। तो फिर सूजी कहती है कि सच में तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच हो, दोनों ही बहुत ही खराब हो। तो चैन तो इसे थप्पड़ लगाता है और इसका ब्लेम सूजी के ऊपर ही डाल रहा होता है और कहता है कि उस दो को भी यहाँ पर आ जाने दो, फिर तुम दोनों साथ में मरोगे। फिर यहाँ पर वेवे उसे कहती है कि तुम जाकर सब कुछ देख लो कि सब कुछ सेट है कि नहीं। तो चैन चला जाता है देखने के लिए और वेवे यहाँ पर सूजी का बाल पकड़ के खींचने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही अमीर फैमिली की डॉटर थी ना, तो अभी आखिर क्या हुआ, तुम मुझसे हार ही गई और देखो अब तुम और जो दोनों ही एक साथ मरने वाले। सूजी उसे कहती है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिए कितना कुछ करे और तुम कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो जो तुम्हें कभी इस चीज़ की कोई पड़ी नहीं। सच में तुमसे बेहतर तो कोई और होता तो वो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होता। फिर तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और इसे बताता है कि वो जो पहुँच चुका है। फिर इतने में जैसे ही जो यहाँ पर एक गार्ड के साथ आया होता है तो चैन जाकर सूजी के गले पे चाकू रखता है और इसे चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए बोला था ना, तो तुमने इसे क्यों साथ लाए हो। सूजी चैन को बताने वाली होती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर पूरा आग जलाकर
इन लोगों को मारने का प्लान बना है, पर जल्दी से ये लोग उसके मुंह में कपड़ा डाल देते ताकि वो कुछ बोल ना पाए। तो जो जल्दी से पैसों का बैग निकालता है और चैन से कहने लगता है कि मैंने तो पैसे भी लेकर आ गया हूँ, तो अब तो सूजी को छोड़ दो। तो चैन फिर भी नहीं मान रहा होता है और इसे कहने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ूं तो फिर तुम्हें नील डाउन करना पड़ेगा। तो सूजी के लिए फिर जो तो नील डाउन भी कर लेता है। सूजी ये नहीं चाह रही होती है। फिर यहाँ पर चैन को तो बहुत ही खुशी मिलने लग जाती है और वो हंस कर कहता है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अच्छे से नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगना होगा, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। तो फिर जो इस चीज़ के लिए भी मान जाता है और वो नील डाउन कर रहा होता है। और फिर यहाँ चैन और विवेक को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और इन लोगों को जल्दी से पकड़ लेते हैं। इस तरीके से फिर सूजी बच जाती है और वो जल्दी से जो के पास आती है। पर ये देखकर फिर विवेक को गुस्सा आता है और वो जल्दी से चाकू निकाल कर सूजी को मारने के लिए जाती है कि आखिर वो इतनी लकी कैसे। पर तभी जो सामने आ जाता है सूजी को बचाने के लिए और वो चाकू उसे लग जाता है। तो फिर उसे चोट लगता हुआ देखकर यहाँ पर सूजी तो फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। पुलिस ऑफिसर फिर वे और चैन को पकड़ के लेकर जा चुके होते हैं। फिर यहाँ पर जो तो सूजी के ऊपर ही बेहोश हो जाता है और वो उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर ये लोग जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और फिर सूजी असिस्टेंट के साथ मिलकर यहाँ ऑपरेशन रूम के बाहर जो का इंतज़ार कर रही होती है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र में होती है। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि मैडम आप फिक्र मत करो, बॉस को कुछ भी नहीं होगा और अब आप घर जाओ, मैं यहाँ पर बॉस का बाहर ध्यान रख लूँगा। तो सूजी जाने के लिए नहीं मान रही होती और वो पूछती है कि तुम्हें भी लग रहा है ना कि जो को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल गई है, लेकिन उसे चोट ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से अभी उसे होश तो नहीं आया है और अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो फिर ये चांस हो सकता है कि वो हमेशा के लिए वेजिटेटिव स्टेट में चला जाएगा। सूजी जाने के बाद और शॉक होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो जू के पास ही बैठी होती है और उसे पकड़ के रो रही होती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैंने तो उल्टा तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा दी और मेरी वजह से तुम आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। फिर इतने में सूजी को दिखता है कि जू को होश आ रहा है, तो वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है, पर जू उसे रोकता है और कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ना कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो उसे रोते हुए देख कर कहने लगता है कि तुम बहुत ही अगली लग रही हो। तो फिर सूजी कहती है कि अगली तुम हो और वो मारती है। तो यहाँ पर जो को दर्द होता है, तो वो तुरंत ही कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी। जो पूछता है कि अगर फिर से हमें नेक्स्ट लाइफ मिलेगी तो भी क्या तुम मुझे चूज़ करोगी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, चाहे कितनी भी लाइफ आ जाए मैं सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करूँगी। फिर यहाँ वार्ड के बाहर से असिस्टेंट और डॉक्टर ये देखकर खुश हो रहे होते हैं कि जो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे अभी उसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी चैन से मिलने के लिए जेल में गई होती है। यहाँ पर चैन तो उसे देखते के साथ ही गुस्सा होने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि बचपन में तुम कितने ज़्यादा जेंटल और अच्छे पर्सन थे, लेकिन उस वेवे से मिलने के बाद तुम इतने ज़्यादा बदल कैसे गए। तो फिर वो चिल्लाता है कि तुम तो चुप बैठो, जब मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थी। उस वक्त वेवे ने मेरी हेल्प की थी और उसकी वजह से ही मेरी कंपनी का इतना बड़ा प्रपोजल मुझे मिल पाया था। अगर वो ना होती तो आज मैं इतने बड़े पोजीशन में नहीं होता। तो फिर सूजी उसे कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि विवे ने तुम्हारी हेल्प की थी। वो उसे बताती है कि असल में तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को दिलवाने में मेरी हेल्प लगी थी। मैंने ही उस प्रपोजल को भी रेडी करी थी और मैंने ही जाकर तुम्हारे उस क्लाइंट से भी बात करी थी और तुम्हारी इतनी बड़ी डील करवाई थी। जो कहता है कि अभी तो तुम कुछ भी बोल लोगी, तुम्हारे पास कोई एविडेंस थोड़ी ना है ये प्रूव करने का। तो सूजी कहती है ठीक है, तुम्हें एविडेंस देखना है। वो उसे दिखाती है कैसे सच में उसने क्लाइंट के साथ डील करी थी और उसकी वजह से वो क्लाइंट माना था और उसने बोली थी लेकिन जो को इस बारे में बताना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे थोड़ा सा भी एम्बेरस फील हो। अब जब ये वीडियो वो देखता है तो उसे शॉक लगता है कि सच में सूजी ने उसकी हेल्प की। तो फिर वो तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगता है कि मुझे वेवे ने झूठ बोली थी और मैं उसकी बातों में आ गया। सूजी कहती है कि वेवे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके जगह कोई और भी लड़की होती ना तो वो भी तुम यही करते, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे अब सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। सूजी मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मन में सोचती है कि जो सूजी उसे प्यार करती थी वो तो कब कब मर चुकी है। चैन यहाँ पर पछता कर हंस रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने ही शायद ज़्यादा लालच कर लिया। फिर यहाँ पर सूजी उसे कहने लगती है कि एक्चुअली मैं आज यहाँ पर तुमसे कुछ मांगने आई थी। तो चैन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सूजी बताती है कि उसे वही प्रोजेक्ट चाहिए
जो इस पर जवाब नहीं दे रहा होता है। तो सूजी कहती कि ठीक है, तुम्हें देना नहीं है तो कोई बात नहीं। वो कॉल रखनी जा रही होती है। तो फिर चैन कहता है कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तो ये उसका पछतावा है। फिर इसके बाद सूजी जो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और यहाँ पर वो उसका ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर रही होती है और कहने लगती है कि आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। तो जो कहता है कि हाँ। सूजी उसे बता रही होती है ये चैन को 15 साल की जेल हो गई और क्योंकि वे मेंटली बीमार है इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। सूजी कहती है कि मैं इतने सारे वर्ड्स बोल रही हूँ और तुमसे बस एक ही वर्ड निकल रहा है। तो फिर यहाँ पर जो उसे शांत करता है और कहता है कि अब हम घर चलते। तो फिर सूजी भी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली दोनों की वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है और जब दोनों यहाँ स्टेज पर खड़े होते हैं अपनी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए, तो सूजी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी यहाँ पर वे पहुँच जाती है अपने मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पर सूजी की शादी खराब करने के लिए। पर फाइनली वो इन लोगों का कुछ भी कर नहीं पाती है और यहाँ पर इस बार पुलिस उसे पकड़ के लेके जाते हैं कि अब तो वो जेल में रहेगी। और फिर सूजी और जो की वेडिंग सेरेमनी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।